मैं एक बात कहता हूँ इनको कि अभी आप इसको रोकें, आप बोले IMF को कि यू आर 100% राइट, ये हमें करना चाहिए, बट एट दिस जंक्चर वी कैन नॉट डू इट बिकॉज कि आप देखें हमारे पास करंट असल में जो आज मुझे कहा गया कि जी स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो गई, वो भाई स्टेबलाइजेशन IMF के प्रोग्राम से नहीं हुई है। उसके प्रोग्राम में रहते हुए तो $6 अरब का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होता और आज आप खड़े होते इन्फ्लेशन पे 40%। ये महंगाई 12% नहीं हो सकती, ये 25% तक होगी। ये मैं शुरू में कहता था, लोग मुझे कहते थे कि नहीं आप मेरा ख्याल है सही नहीं कह रहे। हम जब भी कोई काम करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि एक एक चीज को देख के करें, ताकि कोशिश ये होनी चाहिए कि नियर टू रियल लाइफ हो। मेरे अंदाजे में साल की इन्फ्लेशन 25% हो और IMF के प्रोग्राम के बाद अगले 3 साल आपके बहुत कठिन होंगे और आपको बोरिंग आपकी बढ़ जाएगी। देखिए आप अंडर द कंपल्शन ऑफ IMF यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अभी आप डू मोर का सुनने, अभी मैंने आपको कहा ना, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आखिरी प्रोग्राम नहीं है, तो अभी 15 दिन भी नहीं हुए, अभी तो मेरा ख्याल है वो क्या कहते हैं, मट्टी अभी तो सूखी भी नहीं है बजट की। तो अभी से आप ये बातें कर रहे हैं, तो आपने मुझे बताया ना, आपने तो हर वो काम किया जो IMF ने आपको कहा। आपके जो फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट में तो दुनिया ही बदल गई। अल्लाह अगर मुझे मौका देता और अगर मैं होता और अगर मुझसे पूछा भी जाता, ये कोई जरूरी नहीं ओहदे आनी जानी चीज है। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन ज़फ़र और ये प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अशफाक तौला साहब, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के। अशफाक तौला साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। ज़रा जो इस वक्त बजट के बाद की सूरत हाल है इकोनॉमी की, उस पर ज़रा रोशनी डालिए। इसमें अगर हम देखें, ये जो करंट टैक्स स्ट्रक्चर हमारे सामने आया है और बाकी जो मामलात हैं, बिजली के टैरिफ बहुत ऊपर गए हैं, अभी इसी हफ्ते दोबारा रिवाइज हुई हैं प्राइसेस। इसमें अगर आप ये देखें कि अगले 1 या 2 साल में हमारे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट में क्या असर पड़ेगा, हमारी सर्विसेज में क्या असर पड़ेगा, ओवरऑल इकोनॉमी को आप कैसे देखते हैं इस इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ अगले 1 से 2 साल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखें, ये तो मैंने पहले भी आपके साथ वी टॉक्स में ये बात की है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, और जब भी हम IMF की तरफ जाते हैं, उनकी तरफ इवन देखते भी हैं, तो हमें उनकी सारी जो तरजीहात होती हैं उनको मिनोअन तस्लीम नहीं करना होता। बट ये मैं पहली दफा देख रहा हूँ बड़े अरसे के बाद कि हमने इनकी तमाम बातें मिनोअन तस्लीम कर ली, और फिर भी मैं आई वॉज एट माई सरप्राइज, 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कि अगर हम टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे तो हमें ये आखिरी प्रोग्राम IMF का नहीं होगा। इस कौम को तो हम ये दिलासे देते रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब आज भी दिलासा दे रहे हैं कि ये आखिरी प्रोग्राम है, बट हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अगर टैक्स कलेक्ट, भाई टैक्स तो जो आपने लगाना था आपने लगाया है। आप सिर्फ एक जगह टैक्स नहीं लगाना चाह रहे थे, बैंकिंग के एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो पे, वो भी अल्लाह का शुक्र है चले लग गया, और वो आपने बड़ी कोशिश की हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और FBR ने कि वो बच जाए, मगर मेरा ख्याल है वो बड़ी ज्यादती हो जाती है उस कौम के साथ कि हर कोई टैक्स दे रहा हो, और वो जो टैक्स देने की जिनकी बारी आए वो कहेंगे नहीं जी हम टैक्स नहीं दे रहे। तो वो 160 अरब के में हमारी जो एस्टिमेट्स हैं, अभी इसको फाइनल हम नहीं कह सकते, वो एक टैक्स था। अब इसके अलावा जो टैक्स आपने लगाना था आपने लगा दिया। तनख्वाहदार तबके पे आखिरी जिसकी 1 करोड़ से ऊपर है उसको आपने 10% उसमें डाल दिया कि जी सरचार्ज भी दे दो। आपने इंडिविजुअल का रेट 45 कर दिया, आपने उस पर भी 10% नहीं, आपको 49.5% देगा। आपने एक्सपोर्टर्स को भी कर दिया, बिल्कुल सही किया आपने। इसके बाद अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि अगर टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी दी लास्ट IMF प्रोग्राम। दूसरी तरफ आप मुझे ये कह रहे हैं कि जी हम एंड टू एंड डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, आई डोंट नो कब होगी और अल्लाह करे हो जाए, और इसके बाद भी आप मुझे ये कह रहे हैं कि जी टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। तो उसका मतलब है जब भी कब मैं कोई एक इकोनॉमिक स्टेप लेता हूं या अगर मैं कोई प्लानिंग करता हूं, तो मुझे सबसे पहला जो स्टेप्स देखने होते हैं वो सबसे पहली चीज होती है कि मैं प्लानिंग कैसे कर रहा हूं। तो इधर आई एम सेइंग और कंसीडिंग दैट माय प्लानिंग इज अ फॉल्टी,
and I will not be able to achieve my own targets, जो हमने पास्ट में भी देखे। आज देखे, मैं इस बात पे कायम हूं। मेरा ख्याल है आप वो कहते ना, यूं तो चला था अकेला ही जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। भारत ये कह रहा है कि ये महंगाई 12% नहीं हो सकती, ये 25% तक होगी। ये मैं शुरू में कहता था, लोग मुझे कहते थे कि नहीं, आप मेरा ख्याल है सही नहीं कह रहे। बहुत सारी बातें मैंने आपके प्रोग्राम में, दूसरे मीडिया चैनल्स में बड़ी बातें की हैं, और कहने का मकसद हमेशा ये होता था कि पाकिस्तान की इस्लाह हो, मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, मगर अल्लाह ताला उनको और ओहदों से नवाजे, अल्लाह उनकी दर्जात और तरक्कियां और करे। मगर बात यह है कि हमें एज ए पाकिस्तानी, वो भी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ, सोच में डिफरेंस हो सकता है। हमें डिबेट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, जो एक स्टेक होल्डर्स के दरमियान डिस्कशन से इमर्ज हो, हमें वन ट्रैक पे होके नहीं सोचना चाहिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ इंडस्ट्री सफोकेट हो रही है, और अगर आप मुझे देखें तो ये 5-6 मराठियाता तबके थे जिन्होंने पाकिस्तान की तमाम मराठे ली हैं, और अब भी उसमें से ही कोशिश हो रही होती है कैसे बचाया जाए। अब आप देखिएगा, जो एक्सपोर्टर पे टैक्स लगा, इस मर्तबा उसका शायद इतना फायदा ना हो जितना पिछले साल था। और अगर यही हम इस मेरी रिपोर्ट में से लिए गए 4 टैक्सेस, जो मैं आपको गिनवा सकता हूं, मुझे आप बता दें, बाकी जो इंडिविजुअल्स के खिलाफ जो ये हमने उनके टैक्सेशन में जो छेड़छाड़ की है, जो मेन कॉर्नर स्टोन ऑफ योर बजट थे, उसमें आपका मिनिमम टैक्स ऑन इम्पोर्टर था, एक्सपोर्टर था, आपका जो व्हीकल के ऊपर आपने किया वो है, इंडिविजुअल पे जो आपने किया वो है, और यही 3-4 चीजें थी दुकानदारों पे जो हमने किया। ये 4 टैक्सेस थे जो हमारी रिपोर्ट में। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर हम ये लास्ट ईयर कर देते तो क्या आज आपकी मईशत में कोई 1.5 से 2 ट्रिलियन रुपीस के नए टैक्सेस ना आ चुके होते? तो फर्क ये पड़ा कि वो जो पिछले साल टैक्स कलेक्ट नहीं हो सका, उसे इस साल हमें डबल करके कलेक्ट करना पड़ा, और हमारे पास जो वो खजाने में वो पैसा भी नहीं है जो पिछले साल कलेक्ट हो सकता था। देखिए, इशू ये है कि लास्ट ईयर एक एक्सचेंज गेन बहुत बड़ा हुआ था हमारे एक्सपोर्टर्स को, अल्लाह उनको और दे। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, कमाई आपका हक है, और इन्वेस्टर कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, और क्या लगाएगा, क्या इंडस्ट्री चलेगी, क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। मगर जो टैक्स है ना वो दे। आप अगर मुझे सैलरी तबके से या एक इंडिविजुअल से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 40 और 50% दे, तो आप ये भी एक्सपोर्टर से भी या एग्रीकल्चर से भी आप करें। अभी देखें, 2 टैक्सेस ऐसे हैं जो मेरी रिपोर्ट में मराठियाता तबके के पास, जो कि उनका उन्होंने अभी नहीं लगाया। एक मिनिमम एसेट टैक्स था, जो कि हमने कहा था छोटे किसान पे नहीं लगता, वो ना छोटे किसी इंडस्ट्रीज पे, वो अपना इंडिविजुअल पे लगता, वो अशराफिया पे लगता, जिनकी एक थ्रेशोल्ड थी, वो आपने नहीं लगने दिया क्योंकि उसमें पॉलिटिकल गेमिक है। दूसरा, ये अब ये पहली हुकूमत मैं देख रहा हूं, या पाकिस्तान में, ये मैं इस हुकूमत को ब्लेम नहीं करूंगा, कि जिसका पैसा, जिसके टैक्स का पैसा कंपनीज के रिजर्व में पड़ा हुआ है, आप उसको डिविडेंड नहीं दे रही। स्टॉक मार्केट भले 80,000 पॉइंट पे पहुंच गई है आपकी, मगर मुझे सिर्फ ये बता दें कि हिलजुल तो नहीं हो रही है, वो आप डिविडेंड दे ही नहीं रहे। डिविडेंड नहीं किया है आप बहुत सारे शेयर्स की देखें जो ब्लू चिप की है, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर आज वो बाईबैक करने आएंगे शेयर, अगर जो 250 रुपए का शेयर है वो बाईबैक में 1500 रुपए का जाएगा, तो वो तो आप सता के रख रहे हैं उनको कि जी हाँ ठीक है बेच दो, और वो खुद ही खरीदने आ जाते हैं, ओनर्स होते हैं। आज तक हमने कभी कंपटीशन कमीशन ने इस चीज को देखा है कि क्या होल्डिंग है? एससीसीपी ने ये इनसाइडर ट्रेडिंग में कहीं कोई बहुत बड़ी पेनल्टी की है? कोई जेल्ड हुए हैं आपके बंदे? नहीं हुए। तो ये सारी चीजें सिस्टम में लानी है, मगर आपके वो टैक्सेस जो अभी भी कम से कम 10 खरब के टैक्सेस और लगा सकते हैं, वो आप नहीं लगा रहे। वो नहीं लगा रहे हैं। उसके अंदर वेल्थ टैक्स भी है, उसके अंदर वेल्थ टैक्स में आ जाएगा। डॉक्टर साहब, वेल्थ टैक्स अब आप ना छेड़े। वेल्थ टैक्स अगर हम लगाएंगे ना तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी। ये जो बिग फ्यूडल्स हैं, जिनके पास हमारी 20%, 1% फ्यूडल्स के पास 20% एग्रीकल्चर लैंड है,
ये डेटा मेरे साथ शेयर किया था डॉक्टर हाफिज पाशा साहब ने। उनके ऊपर तो टैक्स लगना चाहिए ना, वो बहुत एक कम तादाद है लोगों की जो जिनके पास मैसिव लैंड्स हैं, उनको तो टैक्स वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए ना। वही हमने लगाया था, वेल्थ टैक्स नहीं था, वो मिनिमम एसेट टैक्स था। वो ये था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रोग्राम में, अगर फर्ज करें आपकी एसेट्स हैं 10 करोड़ रुपए और आप साल का 12 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं, तो आप अपनी एसेट्स का 1% दे रहे हैं, 1% कम, तो आप पे वेल्थ टैक्स नहीं लगना चाहिए, बट या मिनिमम एसेट टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर एक शख्स की से 10 करोड़ रुपए है और वो 5 लाख रुपए दे रहा है, तो उसका मतलब है वो अपने हिस्से का कम शेयर दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 लाख रुपए उससे कम ले रहे हैं और उसके हिस्से का टैक्स में और आप फिर अगले साल किसी और मद में दे देंगे। तो कुछ आपकी एग्जाम्पशन होनी चाहिए। अगर आप एक घर में रह रहे हैं वो एग्जाम्पशन होनी चाहिए। अगर कोई 65 साल से ऊपर के कोई बेवा है या रिटायर्ड पेंशनर है जिनकी और कोई इनकम नहीं है, उनको एग्जाम्पशन दे देनी चाहिए ये। और एक थ्रेशोल्ड रखना चाहिए कि 5 करोड़ तक की एसेट्स आपकी, उस पर कोई टैक्स वाजिब नहीं होगा। ये चीजें आप कर सकते हैं। अगर आप ये कह दें कि जो दे रहा है वो मरता जाए और मरता जाए और मरता जाए, यही रहा है ना, वर्टिकल लग रहा है टैक्स, वर्टिकल लग रहा है, हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड नहीं हो रहा। लेकिन ये तो हो सकता है ना, इधर एग्रीकल्चर को मैं समझना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो बड़े जमींदार हैं जिनके पास सैकड़ों एकड़ हजारों एकड़ जमीन है, उनसे वेल्थ टैक्स लेके कोई टारगेटेड सब्सिडीज तो दी जा सकती है ना विद इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। जैसे डीजल पे दे दें, कोई बीज पे दे दें, खाद पे दे दें, छोटे किसानों के लिए 20-25 एकड़ वालों के लिए तो सब्सिडी दे दें और उनके ऊपर टैक्स लगा दें। तो एक ही सेक्टर के अंदर ये इस किस्म की अरेंजमेंट तो की जा सकती है। मुझसे अगर आप पूछेंगे डॉक्टर साहब, तो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। अच्छा। इसकी वजह ये है कि देखिए, आप देख लें, कॉटन आप इंटरनेशनल प्राइस पे बेचते हो, राइस आप इंटरनेशनल प्राइस पे बेचते हो, मेज आप इंटरनेशनल प्राइस पे। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी जो एग्री इकोनॉमी है की जो, या एग्रो पॉलिटिकल बेस्ड इकोनॉमी है, वो सिर्फ दो चीजों में चल रही है, गन्ने में चल रही है और दूसरा वीट में चल रही है। तो ये भी अब आप इसको खत्म करें, डीरेगुलेट करें। देखिए, जब आप अगर आज आप देख लें, गन्ना तो लगना ही नहीं चाहिए, गन्ना तो लगना ही नहीं चाहिए इस मुल्क में। देखिए, वो अलग एक बहस है कि लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, चीनी इंपोर्ट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज अगर आप चीनी इंपोर्ट करने जाएंगे ना, तो मेरे हिसाब से 190 से 200 रुपए पर केजी आपको पड़ेगी। इंटरनेशनल प्राइस में जो ये आपको मैं लंदन क्लोजिंग बताऊं तो 560 की आपका है इसमें, और पर केजी देखेंगे तो 156 रुपए कल के इंटरबैंक रेट पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। बट उसको अगर मैं इसको रैशनली देखूं, वो क्योंकि आप पानी के कंजम्पशन के हिसाब से कह रहे हैं, या जो हमें जो ये फिक्स करनी पड़ती है वो देख रहे हैं, या ऑल्टरनेट क्रॉप के हिसाब से देख रहे हैं, वो बिल्कुल कपास की फसल मुतासिर हुई है। अब इतनी बड़ी आप एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवा रहे हैं, इतनी सारी शुगर मिलें लगा ली हैं, तो आपका फायदा नहीं। बट आप इसको डीरेगुलेट करें। देखिए, आज मुझे एक बात बताएं, आज आप किसान को भी पता है कि उसको एक सपोर्ट प्राइस मिलेगी, इंडस्ट्रिस्ट को भी पता है कि देखिए, अगर मुझे जैसे बंदे को पता है कि कल रात को क्या रेट रहा है, तो वो तो प्रोफेशनल लोग हैं, इनकी मिले हैं, तो उनको भी पता है कि वो आगे शुगर कितने में बेचेंगे। आगे पूरी रिपोर्ट आती है कि जी यहाँ पर इतनी शुगर हो रही है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, तो वो तो उनको आप इकोनॉमिक रैशनल से उनके काम करने थे। और फिर उनकी बाई प्रोडक्ट है मोलासेस, की बाय प्रोडक्ट डिस्टिलरीज की जो प्रोडक्ट्स होती है, तो वो उसमें वो कमाते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि हम इनको कहेंगे नहीं जी आप आपको हर जगह रेगुलेट करेंगे। आप फर्टिलाइजर में भी सब्सिडी खत्म करें, क्रॉस सब्सिडी जो आप दे रहे हैं ना, इसको एंड करनी पड़ेगी। आप अगर कर देंगे ना, अब मसला क्या होता है, सब्सिडी देने की बात आती है तो एक सूबा दूसरे से बढ़ जाता है, मसला सूबाई पे आ जाता है, फिर फेडरल गवर्नमेंट कहती है जी हम तो बिल्कुल लाचार हो गए। तो भाई, अगर आप लाचार हैं तो आप उनसे बात करें, सूबों से आइन में तरमीम करने की कोई कोशिश करें, ऐसी चीज करें कि जहां पर वो पैसा जो सब्सिडीज में जा रहा है वो आवाम की फलाह और बहबूद के लिए जाए। सूबे अपना निजाम बनाए, जैसे हमने देखा था कोविड वगैरह में हुए थे कि जी सूबों ने भी अपनी डायरेक्ट सब्सिडी दी थी लोगों को, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपका आना चाहिए। उस तरीके से आप डायरेक्ट सब्सिडी दे दें अगर बिलो इनकम थ्रेशोल्ड में। और ये आप कर सकते हैं कि ये सब्सिडी दे के आप अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी को सिर्फ परवान चढ़ाने के लिए आप
टैक्स पेयर्स की मनी। बड़ी रकम जा रही है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, 550 बिलियन के करीब अब वो रकम है। डिजिटाइजेशन का आपने जिक्र किया एफबीआर में, ये शब्बर जैदी साहब ने भी आज से बहुत महीने पहले उन्होंने कहा था कि जब मैं चेयरमैन एफबीआर था तो मैंने इसको किया था कि ये कोई चिप लगा दी जाए, कोई डिजिटाइजेशन की जाए। और उनके मुताबिक तो एफबीआर में 15,000 एक्स्ट्रा मुलाजमीन है, वो कह देंगे जी ये 25,000 की ज़रूरत नहीं है, 10,000 से काम चल सकता है, खामखा इन्होंने भर्ती किए हुए हैं, इनको फारिग कर देना चाहिए, छुट्टी कराएं इनकी। अभी आपने अपने एक टीवी प्रोग्राम में वहाँ पे जिक्र हो रहा था कि 100 ऑफिसर्स भी ओएसडी कर दिए गए हैं एफबीआर के। क्या एफबीआर का क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात है, एफबीआर इज नॉट अ रिडेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैं खुद रहा हूँ वहाँ, मैंने छब्बर भाई ने भी हमारे काम किया है, मैं भी वहाँ बैठ गया था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मैंने काम। देयर आर वेरी गुड ऑफिसर्स, आई नो देम। एक्चुअली जो मसला है वो सिस्टम का है। जो एक बनाई थी पाकिस्तान ऑटोमेशन रेवेन्यू लिमिटेड, प्राल, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, अच्छा, वो अब रिडेंडेंट हो गई है। उसकी वो जो है ना, वो स्टैंड स्टिल हो गई है, वो ठहराव स्टेगनेंट है। उसको आपको मूविंग करना पड़ेगा, उसमें आपको जिद्दत लानी पड़ेगी। ये एंड टू एंड वाली जो बातें हैं ना, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ माजरत के साथ, मैं किसी की नीयतों पे शक नहीं कर रहा कि एक एडवाइजर जो हो, जो ऑफिशियली एडवाइजर ना हो बट गवर्नमेंट के पीएम की मीटिंगों में बैठे रहे, उन्हीं की कंपनी को आप आउटसाइड किसी डोनर के थ्रू वही आप एग्रीमेंट दे दें डिजिटाइजेशन का, तो मेरे नजदीक ये आईब्राउज तो रेज होते हैं। क्योंकि आपको अगर करना भी था तो इनकी हमें स्किल सेट देखनी थी कि दुनिया में उन्होंने कहां कहां ये काम किए। आपके पास तो बड़ा अच्छा मॉडल है आपके नेबर का, इंडिया का। क्या आप कहते हैं मैं फ्री में लाके दे देता हूँ? आपने मुझे खुद कहा है कि इस रीजन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट का। तो सारी टैक्स बिरादरी, सारी अकाउंटिंग बिरादरी, अल्लाह का शुक्र है, एक बड़ी रिस्पेक्ट करती है। और अगले साल इंशाल्लाह आपकी दुआओं से और अल्लाह के करम से मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम उनसे जाके ये कह सकते हैं हैंड होल्डिंग, वो हमसे वो काफी चीजें हम मिलके करते हैं। तो हम मिलके जब करते हैं तो हम उनसे मदद मांग सकते हैं, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। जब आप किसी एक अमेरिकन डोनर से फंड लेके कर सकते हैं तो हम यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी वसाइल से फ्री कर सकते थे। चले वो मैं उसमें बहस में नहीं पड़ा। देखिए, डिजिटाइजेशन इज अ बज़ वर्ड, बट व्हाट इज एंड टू एंड? एंड टू एंड तो मुझे ये बताएं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन आप करेंगे? क्या हर पाकिस्तानी सिटीजन का अकाउंट होगा? क्या अगर नहीं होगा तो आप उसकी सिटीजनशिप को कोई सस्पेंड कर देंगे? आपने क्या, आपका सबसे ज्यादा पैसा कहां पर है? अगर आपका टैक्स के बीच में जो इस वक्त जो इंटरफेरेंस है हमारी, या इम्पेडिमेंट है जिसको आई वुड से, इज बेसिकली योर ग्रे मनी, योर अंडरग्राउंड इकोनॉमी, योर एजुकेशन, योर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो मुझे ये बताएं कि क्या आरटीओ को आप खत्म कर देंगे या उनको डिजिटाइजेशन का पार्ट बनाएंगे? क्या रियल एस्टेट की फाइलों को आप डिजिटाइजेशन का पार्ट बनाएंगे? क्या एफबीआर के जो डिस्कवरी आप खत्म करेंगे? ये सवाल हमें खुद से पूछने की बजाय तौला साहब, ये सवाल तो ये है कि क्या ये मुमकिन है? दैट इज द क्वेश्चन। और शुड इट बी डन? आरटीओ को, फाइलों को जी मेरी रिपोर्ट में दिया हुआ है, इंटरिम रिपोर्ट थी। अगर आप मुझे फाइनल करने देते मुझे और मेरी टीम को, तो हम इसको और अच्छे तरीके से आपको दे देते। वो तो हमने डार साहब के कहने पे सिर्फ हमने ये स्टेप्स बनाए थे कि बजट में क्या चीज हम ला सकते हैं, कानून में तब्दीलियां, क्या रेवेन्यू मेजर ला सकते हैं, क्या ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस के मेजर ले सकते हैं, कहाँ हम एफबीआर की अथॉरिटी को रेस्टलाइज कर सकते हैं। उसमें भी डिजिटाइजेशन की काफी चीजें थी, बट दैट वाज अ सेपरेट चैप्टर इन माय फाइनल रिपोर्ट। तो हमें चले मौका नहीं मिला, अल्लाह ताला ये मेरे देखे ना रिपोर्ट का समर तो अब आ रहा है ना जी। हमने तो चले बीज बोल दिया है, फल कोई भी खाए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फल आते आते भी वक्त लगेगा, रातों रात तो नहीं आ जाएगा वो फल। आ रहा है फल देखें, बहुत रेडिली आएगा, अगले महीने से आपको आना शुरू हो जाएगा फल, जो हमारे फल थे ना। बहुत अच्छी खबर है। तो ये वो जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था जहां से हमने बात शुरू की थी, अगले 1 से 2 साल के अंदर कैसे आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है इकोनॉमी की, इस पे चल के
साल 2 साल के बाद कहाँ पे खड़े होंगे हम? देखिए, गैब का अल्लाह के पास है, मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, कैलकुलेशन तो इकोनॉमिक कैलकुलेशन, फाइनेंशियल कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अभी टू प्रीमेच्योर टू डू। मैं आईएमएफ नहीं हूं कि जो कैलकुलेशन करूंगा फिर अगले साल माजरत कर लूंगा मेरी कैलकुलेशन गलत थी। हम जब भी कोई काम करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि एक एक चीज को देख के करें, ताकि कोशिश ये होनी चाहिए कि नियर टू रियल लाइफ हो। मेरे अंदाजे में इस साल की इन्फ्लेशन 25% हो, और आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद अगले 3 साल आपके बहुत कठिन होंगे और आपको बोरोइंग्स आपकी बढ़ जाएगी, बोरोइंग्स बढ़ जाएंगी। यानी कि उसी हिसाब से फिर हमारा डॉलर रेट भी ऊपर जाएगा, उसके हिसाब से हमारी महंगाई की शरह ऊपर जाएगी। देखिए, वो तो उनकी कैलकुलेशन है 329 रुपए, और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो अपने बजट में जो फिगर दी है 295 की। आज मेरे हिसाब से 234 235 है। अभी 2-4 दिन में करंट अकाउंट डेफिसिट के बैलेंसेस आ जाए हमारे पास, और वो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तो आगे वो हम अपडेट कर रहे हैं, तो फिर हम अपने इकोनॉमिक मॉडल को रन करेंगे और आपको बता देंगे कि रियल वैल्यू आज करेंसी की क्या है, और जो नाअहली की वजह से जो वीट इंपोर्ट अगर हम नहीं करते तो क्या होनी चाहिए थी, और आज इसका इन्फ्लेशन में कितना इम्बेडमेंट है, मैं उस पर हमारी टीम रिसर्च कर। ये कैलकुलेशन तो अभी आप करके बता देंगे। अभी 3 महीने पहले आपने हमें बताया था कि डॉलर की उस वक्त के हिसाब से 2-3 महीने पहले कि उस वक्त प्राइस 235 होनी चाहिए थी। आई राइटली रिमेम्बर द फिगर। जी, अब कम हो गई होगी और भी कम हो जाएगी, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि हमने लिया था आधा आधा लिया था, आधा हमने एक्चुअल लिया था और आधा प्रोजेक्टेड लिया था। अब जून तक का एक्चुअल आ जाएगा तो फिर हमारे पास इसके बाद, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी हमने आधा आधा किया हुआ था, तो वो अब वो जो थोड़ा बहुत भी इसमें आप समझ लिया प्रोजेक्शन का एलिमेंट था, वो अब रियल लाइफ फिगर्स आ जाएंगे। और मैं अकेला नहीं था, आपको पता है, मैंने आपको पहले ही प्रोग्राम में कहा, गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा है और ऑप्टिमस ने भी कहा, सबने कहा था ये। बट मुझे ये भी याद है, मुझे ये पता है, बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि बहुत ही रेलिवेंट अथॉरिटी ने रेलिवेंट लोगों को कहा भी है कि 240 का डॉलर है, बट वो कहते हैं कि जी वी आर अंडर कंपल्शन दैट वी शुड नॉट ब्रिंग इट डाउन। तो अंडर व्हाट इज दैट कंपल्शन जो well I can't say, ला सकते? You ask relevant people of Ministry of Finance or maybe State Bank of Pakistan, they can tell you. They can. I mean, I have offered my अपना figures with the open heart कि आप आ जाएं, मुझसे डिस्कस कर ले मेरे figures. If I am wrong, please correct me. और give me your model so we can discuss and deliberate. देखिए ना, मैं तो अकले कुल नहीं हूँ, अगर गलत हुआ तो मैं सर तस्लीम कर लूंगा, बट मेरे मॉडल की वेटिंग जो है मैंने एक वर्ल्ड के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट से करवाई है, एंड ही सेड कि meticulously done and all the factors we have incorporated to arrive at a true and a real valuation of the rupee. 2 चीजें बता दें जो कि आपके ख्याल में इमीडिएटली करेक्ट होनी चाहिए करंट इकोनॉमिक पॉलिसी में, इमीडिएटली जो करेक्ट कर देनी चाहिए। देखिए, आप अंडर द कंपल्शन ऑफ आईएमएफ यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अभी आप डू मोर का सुन रहे हैं, अभी मैंने आपको कहा ना, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आखिरी प्रोग्राम नहीं है, तो अभी 15 दिन भी नहीं हुए, अभी तो मेरा ख्याल है वो क्या कहते हैं, वो मट्टी अभी तो सूखी भी नहीं है बजट की, तो अभी से आप ये बातें कर रहे हैं, तो अब आपने मुझे बताया ना, आपने तो हर वो काम किया जो आईएमएफ ने आपको कहा। आपके जो फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट में तो दुनिया ही बदल गई। तो अब दुनिया बदलने के बाद अगर आप ये कहते हो कि वो प्रोग्राम भी उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये जो फिगर अभी 1-8 दिन पहले किसी एक अखबारी नुमाइंदे का भी या किसी एक अखबार के रिसर्च हेड का भी एक एक्स पे आया हुआ है कि आईएमएफ चलेगा तो सही, बट हमने उसकी बात नहीं मानी। तो भैया और क्या माने, आप मुझे बता, और कितना माने जी, और कैसे माने? मैंने उनको लिखा है कि ट्विटर पे जवाब लिखा है उनको एक्स पे कि मुझे बता दे हमने क्या नहीं किया, तो वो भी करवा ले यार, वो भी करवा लेते हम, और क्या हमने तो अगर मेरा ख्याल है इतना बर्दाश्त किया, ये कौम बड़ी रिजिलियंट है, वो भी बर्दाश्त कर लेगी, वो भी बर्दाश्त कर लेगी। तो चले, एक तो आईएमएफ वाली बात हो गई कि इनके साथ नहीं कर सकते, और दूसरा मैं नहीं कर सकते अगर उनके प्रोग्राम में आप बताएं। अगर देखें, मैं अगर होता कहीं मुझे अल्लाह ताला ने कोई हैसियत दी होती तो मैं आईएमएफ को ये जरूर कहता
कि उनकी बात भी दुरुस्त है कि यार इकोनॉमी को आप डिसिप्लिन करो, आप अपने मराठों के चक्रों में पूरी इकोनॉमी को बिठा दो। और ये जो ब्रिटिश से जो डॉक्टर अदनान उनके साथ एक आए थे स्टीफन, उन्होंने भी ये कहा कि 6 मराठी आता तबके हैं जो कि जिनको शहबाज शरीफ साहब ने हायर किया था कि होम ग्रोन प्लान, भाई हमें हायर कर ले, हम बना देते हैं आपको, हम आपके अपनों में चाहिए। तो होम ग्रोन ब्रिटिश के हिसाब से बनाएगा, मैं पाकिस्तान के हिसाब से बना दूंगा, आपको फ्री बना दूंगा, मुझे कोई आपको टिकट भी नहीं देनी है, सब कुछ मैं कर दूंगा। बट वो जो आप करते हैं ना, उन्होंने भी यही कहा कि यार ये 6 मराठी आता तबके हैं, ये सब कुछ ले जाते हैं, तो क्या आप अपना प्लान बनाओगे यार? ठीक है ना? तो वो तो लोगों के लिए भी तो कुछ करने की जरूरत है। वैसे सवाल मैं दिल की बात बताऊं, मैं यही पूछना इन्हीं अल्फाज में पूछना चाहता था कि अगर आपके पास ये इख्तियार होता है फाइनेंस मिनिस्टर, तो आप क्या करते? यानी एक तो ये है कि IMF के साथ कुछ मामला जरा संभल के करते या इनको विदहोल्ड कर लेते। मैं सर विदहोल्ड व्हाट यू हैव इन माइंड? अल्लाह अगर मुझे मौका देता और अगर मैं होता और अगर मुझसे पूछा भी जाता, ये कोई जरूरी नहीं ओहदे आनी जानी चीज है, तो मैं एक बात कहता इनको कि अभी आप इसको रोकें। आप बोले IMF को कि यू आर 100% राइट, ये हमें करना चाहिए, बट एट दिस जंक्चर वी कैन नॉट डू इट, बिकॉज कि आप देखें हमारे पास करंट असल में जो आज मुझे कहा गया कि जी स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होगी, वो भाई स्टेबलाइजेशन IMF के प्रोग्राम से नहीं हुई है। उसके प्रोग्राम में रहते हुए तो $6 अरब का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होता और आज आप खड़े होते इन्फ्लेशन पे 40% पे। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अगर $6 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट होता, मैं आपको पूरी फिगर निकाल के दे दूंगा कि क्या पोजीशन होती है आज आपकी। मगर आज आपकी स्टेबिलिटी अगर है तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट आपने कम किया, आपकी इंपोर्ट रेशनलाइज हुई, कुछ इंपोर्ट आपने जो कीमी थी फूड स्टफ की, वो अल्लाह ताला ने इस मतलब वेदर आपको सही दिया और आपने कॉटन और वीट की प्रोडक्शन आपकी सही हो गई, तो अल्लाह ताला ने मदद की है। ये तो खैर डिवाइन एजेंसी बीच में आ गई, उसमें हमारा करना तो कुछ नहीं है। ये अगर मुझे कोई कह देगा जी IMF की वजह से स्टेबलाइजेशन आई है, तो नहीं आई है। ठीक है, IMF की वजह से सिर्फ अगर आपके पास कमी आई है तो इसलिए आई है कि आपकी जो डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म था वो कम हुआ और पिछले साल इन्फ्लेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ऑलमोस्ट 80-90 रुपए आपकी डिवैल्यूएशन हुई थी। तो अगर 10 रुपए पे 2% डिवैल्यूएशन हुआ तो मल्टीप्लाई बाय 8, 16 to 18% डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट जो था इन्फ्लेशन का था, अभी कमोडिटी प्राइस का था, तो वो मिला के पिछले साल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था। इस मर्तबा सिंस के आपने इंपोर्ट नहीं की, मेरे हिसाब से तो और नीचे आना चाहिए था इन्फ्लेशन, पीछे तो और ला सकते थे, बट आप नहीं लाए बिकॉज कि आपने अंडर सम कंपल्शन, जैसे मैंने आपको कहा ना कि पैरिटी को आप नहीं नीचे लाना चाह रहे थे, तो अगर आप नहीं लाना चाह रहे थे तो कोई बात नहीं, मगर आप अब स्टेबिलिटी नहीं रखोगे और अगर आप फिर ऊपर गए तो 25%, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गेम है। ठीक है, कि कोई आपने पिछले साल अगर एक चीज 25 रुपए की थी तो कोई 10 रुपए कम हो गई है या 5 रुपए कम हो गई है, 25 रुपए पे 18% या 23% बढ़ी है, समझिए, तो 25.5 की जो थी वो 31.5 की हो गई। ये चले, ये तो फूड इन्फ्लेशन के ऊपर हमें समझ आ रही है। हर चीज इन्फ्लेशन का मतलब एक जनरलाइज में CPI की बात जी जी, मगर ये नहीं है कि कोई कम हुई है, बढ़ी है, बट रेशनली क्या बढ़नी चाहिए थी और क्या बढ़ी है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आज आपकी इन्फ्लेशन कम होती तो CPI कम होती, और CPI अगर कम होती तो आपको ब्रीथ मिलता, आपकी मईशत जो लोकल बॉयंसी थी वो बढ़ती, इंपोर्ट का खतरा आपको नहीं था, क्योंकि एंड में आप रेशनलाइज करते अपनी इंपोर्ट्स को, जब आप इंपोर्ट्स को रेशनलाइज करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मॉनेटरी और एक्सपेंशन इतना नहीं होता। ये जो है ना, कोई एक इकोनॉमिस्ट हमारे जो साबिक स्टेट बैंक के एक बड़े सीनियर ऑफिसर थे, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान का डेट अनसस्टेनेबल है, जस्ट बिकॉज अनसस्टेनेबल है बिकॉज ऑफ द फैक्ट, नॉट बिकॉज ऑफ डेट टू GDP। देखिए अनसस्टेनेबल इसलिए नहीं है आपका कि आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, और अगर आप इंटरेस्ट रेट कम कर दें तो ये 4,000 अरब वैसे ही उड़ जाएगा आपका, और आपको तो जरूरत ही नहीं है बोरोइंग करने की। आप अगर बहुत मिनिमल अगर आप जाएं टैक्स रिफॉर्म्स कर दें तो आउट ऑफ 8,600 या सूबों का सरप्लस में निकाल के 7,600 पे ले आऊं अपने उसको, और मेरा ख्याल है 5500 तो आपका वैसे ही माइनस हो जाएगा,
2000 अरब आपका रह जाएगा, कुछ भी नहीं है वो। आपने तो खुद आर्टिफिशियली ये रखा, और आप ये एक मिथ रखते हैं कि ये एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी। कोई एक्सपोर्ट खत्म नहीं होती है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप एक्सपोर्टर को 30% जो उनका जो लोकल कंपोनेंट है उस पर आप 15 रुपए पर डॉलर दे दें, 13.5 रुपए बनते हैं, 15 रुपए आप दे दें। आप रेमिटेंस को भी 15 रुपए पर डॉलर दे दें, आपका 1000 अरब जाएगा और 3000 अरब तो आप वैसे ही सेव कर सकते हो। अगर आप 9% इंटरेस्ट रेट कम करो, आप ये सोचो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, आपके सारे एक्सपेंडिचर्स कम हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट कम करना जरूरी है टू प्रमोट बिजनेस, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो जाएं और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस में कहीं पे आ जाए हमारा मामला। देखिए, इंपोर्ट को तो आपको रेगुलेशन के थ्रू कंट्रोल करना है। आपकी करेंसी की मूवमेंट थी स्मगलिंग की वजह से, वो आपने रोक ली है और उसको आपको रखना पड़ेगा मेंटेन। अब आप ये समझो, अब ये देखें अब आप क्या हो रहा है कि हमारे एक्सपोर्टर्स जो होते हैं उनको हमने अलाउ किया है। दुनिया की बहुत कम कंट्रीज होंगी जो मी टू मी अलाउ करती हैं कि जी यहाँ से भी एक्सपोर्ट आप करें, वहाँ इंपोर्टर भी आप हो। तो उसमें तो से देना, मैं नहीं किसी पे शक करता, अच्छे है। मैंने लिस्ट देखी अभी, बड़े ऑलमोस्ट एक ग्रुप है $1 बिलियन पे भी पहुंच गया, 2-3 ग्रुप। अब अच्छी बात है, हमें तो बड़ी खुशी होती है, एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, टैक्स भी देंगे, सब कुछ है। जी जी, ग्रो करेंगे तो आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। बात पता है क्या है, इक्विटेबल तो होना चाहिए ना सबके लिए। ये मैं नहीं कह सकता कि आज मेरी सर्विसेज या मेरी प्रेजेंस इन द कंट्री इज इंडिस्पेंसेबल। अगर हर तबका कहता रहे कि मैं इंडिस्पेंसेबल हूँ, मुझे ये मराहत नहीं होगी तो मैं छोड़ दूंगा, तो फिर मैं समझता हूँ क्योस हो जाएगा, फिर कंट्री तो ना रही ना। बिल्कुल बिल्कुल, और ये क्योस हमें नजर भी आता रहा है, इसलिए कि जहाँ पे जरूरत है इंसेंटिव देने की या सब्सिडी देने की, वहाँ नजर नहीं आती। और जो पहले मराहत याफ्ता तबका है, जो आपने कहा 6 तबकात हैं, वो 6 ग्रुप्स हैं, उन्हीं को सारी मराहत दी जाती हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसको अब रेस्टलाइज करना पड़ेगा। बट ये कह देना कि यार मैंने सारा बजट IMF के कहने पे बना दिया और अब मैं कहूँ कि यार आई एम सॉरी ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, तो ये मैं कहता हूँ नाशुक्री हो। ये तो आप मुझे कहोगे तो फिर इसका मतलब है कि या तो आप कौम बेचारी सादा है, उसको आपने कुछ समझा ही नहीं है। आप समझ रहे हो कि ठीक है, बार बार मुसलमान को एक सुराग से बार बार नहीं डसा जा सकता। जी नहीं, फिर सवाल ये भी उठता है ना कि अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे तो देन व्हाई आर यू देयर इन द फर्स्ट प्लेस? फिर मे बी यू शुड मेक स्पेस फॉर अ पर्सन हु कैन डू इट बेटर। देखिए, ये तो असल में मेन मसला एक माइंडसेट का प्रॉब्लम है। अगर आप IMF के पास जाएंगे तो ये माइंडसेट जो अभी प्रिवेलिंग है या पास्ट में कुछ थी या जो केयर टेकर सेटअप में थी, तो वही माइंडसेट चलती है। IMF विल नॉट अलाउ यू टू आर्ग्यू विद देम। When if you truly argue with them, they will not like it. They want कि जी हम जो कहते हैं वो ठीक है। अब देखें, कोई रैशनल तरीके से बात की जाए तो वो सुनने पे तैयार नहीं है। जैसे उन्होंने कहा है गवर्नमेंट का साइज छोटा करें, आप गवर्नमेंट का साइज छोटा नहीं कर रहे, आपने अपने अखराजात बढ़ा लिए, तो फिर व्हाई विल दे वांट टू लिसन टू यू? तो इनके ये भी कहना कि इन्फ्लेशन हमारा कम हो सकता है, पैरिटी हमें सही लाने दें, स्टेट बैंक रियल रेट में बाई करे, तो वो फिर मना करते हैं हमें। जो सबसे बड़ा खर्चा तो वो है, गवर्नमेंट चलाने में 1200 चलेगा ना। आप यानी उसमें कि नजर तो ये आ रहा है ना तौला साहब कि गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिटिकल नेसेसिटीज को प्रायोरिटाइज कर रही है और फाइनेंशियल नेसेसिटीज जो है उनको इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। एग्री करता हूँ। देखिए, विद डिस्पाइट स्टेबल करेंसी आपका इतना बड़ा डेट बढ़ गया अगले 1-2 महीनों में, तो ये सब चीजें आईब्राउज तो रेज करती है ना। जी हाँ, देखिए, मेरा तो यही एक होता है कि आप जो भी प्लान करते हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री करें। मुझे ये नहीं है कि कोई एक तबके को दे और दूसरे तबके को ना दे। अब आपने एक तबके के ऊपर तो इतना बोझ डाल दिया है कि अब वो लोग आते हैं हमारे पास कि यार हमें बचाओ कि हम टैक्स कैसे बचाएं। अब पता नहीं वो टैक्स चेंज हो जाएंगी, कुछ लोग 2-2 नामों से सैलरियां लेंगे, अपना ब्रैकेट चेंज करेंगे जो इंडिविजुअल। अब ये फ्रीवलेस लिटिगेशन हो जाएंगी, कुछ ट्रू तरीके तो निकालेंगे ना लोग सर्वाइवल के। इस तरह से कैसे चलेगा? अगर 35-40% तनख्वाहदार के ऊपर लगी हुई है, टैक्स लगा हुआ है, तो वो कोई तरीका निकालना ही पड़ेगा उनको भी, उनके अकाउंटेंट्स को भी बैठ के, ताकि वो उस स्लैब में ना आए। होगा ना जी ऐसा? निकालते हैं, बट अब क्या करें उसको। देखें, जो अल्लाह करम करेगा। मैं समझता हूँ ये मुल्क हमारा है तो हम हैं,
मैंने आपको पहले ही प्रोग्राम में कहा था कि मुझे लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल एजेंडे पे तब्दीली नहीं आ सकती, इदारों में कोई ऐसी वो नहीं हो कि मेरा ख्याल है अभी इतना नजर नहीं आ रहा है कि कोई तब्दीली की तरफ सोच भी रहा हो। अगर तब्दीली आई तो ये IMF के प्रोग्राम के बाद जो महंगाई आएगी ना, इस पे अनबेरेबल, अगले महीने से जो बिजली के और गैस के बिल आएंगे जी तो एक कोई फिर नहीं बचेगा सर। फिर ये कोई नहीं आप बचेगा तो फिर ये कैसे चलेगा मामला आगे, ये हम ये सब, सोचने की बात है। हाँ, तो ये इसका बेनिफिशियरी कोई भी हो सकता है, पॉलिटिकल, ज्यादातर चांस है कोई पॉलिटिकल पार्टी ही होगी। मेरे सर ख्याल है PM साहब से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि ये पॉलिसीज है इसको रिविजिट करें और देख लें। बहुत अभी भी वक्त है आपके पास, IMF का प्रोग्राम नहीं हुआ और आज ये हालत है, अगर होने के बाद अगर कोई टारगेट ऑफ एंड ऑन होते रहे तो फिर अगले साल और क्या करेंगे, फिर इसके बाद अगले साल, इससे अगले साल क्या करेंगे, तो टैक्सेशन में हॉरिजॉन्टल एक्विटी लाए। तो फिर यही बात है ना जो हमने आपसे सवाल पूछा था ओरिजिनल कि अगले इस साल 2 साल में क्या होगा, तो वो आपकी गुफ्तगू से हमें समझ आ गया कि साल 2 साल में कोई सिग्निफिकेंट बेहतरी की उम्मीद इस ट्रेजेक्टरी पे हमें नज़र नहीं आती। तो बस दुआ करते हैं फिर कि कुछ अब मामला आप ठीक हो मुझे जाए। बताएं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आखिरी प्रोग्राम नहीं है, तो इसका मतलब है तो ये तो अब तो टेस्ट इसका में मतलब है जी उन्होंने हमें पहले ही अलर्ट कर दिया है। जी हाँ, हाँ, वनडे T20 तो नहीं खेल रहे ना, आपको ये समझ जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच तौला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।